जय हिंद, नमस्कार। यूपीपीसीएस के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम इसके पहले देख चुके थे उत्तर प्रदेश का बजट, जो यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, उसी कड़ी में हम आज देखेंगे पर्यावरण पारिस्थितिकी से पूछे जाने वाले जो भी फैक्ट हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, आज उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। था इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं, अगर 10 प्रश्न पूछा जाता है तो इस वीडियो से 6 से 7 प्रश्न आप कर लेंगे। जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं उनको छोड़ के आप पूरा जो पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न होंगे इससे सॉल्व हो जाएंगे, और यूपीपीसीएस में निश्चित रूप से सभी प्रश्नों को हल करने में आपको पूरी सहायता मिलेगी। ठीक है, फिर शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो पारिस्थितिकी इसको इसी से शुरुआत करते हैं। पारिस्थितिकी क्या है? पहले पारिस्थितिकी के जनक कौन हैं? ओडम। इकोलॉजी के जनक कौन हैं? अर्नेस्ट हैकल। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा किसने दी? टांसले ने। गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी अर्निज नेस, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पारिस्थितिकी निके या नीचे की संकल्पना किसने दी? ग्रीनले ने 1917 ईस्वी में। पारिस्थितिकी पदछाप मापने की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। फुटप्रिंट इसे कहते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जिसे यूपीएससी में पूछा गया है। धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा ब्राटलैंड ने ली 1987 में। पर्यावरण भूगोल शब्द की प्रथम चर्चा हेविड हेयर ने 1993 में की थी। प्राकृतिक कृषि के जनक मसानोबू फुकुओका को माना जाता है। हॉट स्पॉट की संकल्पना किसने दी है? जैव विविधता जिसे कहते हैं हिंदी में, नॉर्मन मेयर ने। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन ने 1986 में। ओजोन परत की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? चार्ल्स फाबी व हेनरी ब्यूसन ने। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ फोरियर ने। बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा किसने दी थी? एडवर्ड सुएस ने। जैव विविधता वाल्टर सी रोसेन ने। बायोडायवर्सिटी शब्द किसने दिया था? रोमंड एफ डॉसमैन। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने दी है? एल्टन ने। वैश्विक मंदन शब्द जेराल्ड स्टालिन। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं प्रोफेसर आर मिश्रा। अब देखते हैं आगे हम पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ विधेयक या अधिनियम जो भी आए हैं, इसको देखेंगे हम इस तरीके से। भारत वन अधिनियम 1927 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1997, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, जिसे संशोधित किया गया 1991 में। राष्ट्रीय पर्यावरणीय ट्रिब्यूनल अधिनियम 1995 में आया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1995 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में। एक मार्ग एक्ट या इको मार्ग इसके तहत दिया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, इकोलॉजी में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977 से के माध्यम से लाया गया। राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण 2009 में आया। हाथी संरक्षण परियोजना 1922 में। इको मार्ग योजना 1992 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 में। आगे देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का तात्पर्य उस भौगोलिक क्षेत्र से है। पारिस्थितिकी तंत्र का तात्पर्य उस भौगोलिक क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत रहने वाले जैविक समुदाय निरंतर अजैविक पदार्थों एवं ऊर्जा से अंतराकर्षित होते हैं। इकोलॉजी ग्रीक भाषा का यह शब्द है, ओकी और लॉजी से मिलकर बना है, जिसे रिटर। ओकियोलॉजी इसके पहले हम दिखा चुके हैं। ओकियोलॉजी अर्नेस्ट हैकेल। बुक इनकी है जनरल मोर्फोलॉजी देर ऑर्गेनिज्म। स्वपारिस्थितिकी क्या होती है? स्वपारिस्थितिकी देखेंगे हम। इसमें किसी इकाई जीव का अध्ययन किया जाता है, न कि उस जीव समूह का। स्वपारिस्थितिकी इसमें जीवों के समूह का अध्ययन होता है। पारिस्थितिकी तंत्र देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र
मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। प्राकृतिक में देखते हैं प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में तीन होते हैं, तीन प्रकार के: स्थलीय, जलीय, आकाशीय परितंत्र। तो स्थलीय के अंतर्गत घास, भूमि, वन, मरुस्थल आते हैं। जलीय के अंतर्गत लवड़ी और अलवड़ी दो भाग होते हैं, जिसमें देखते हैं लवड़ी में क्या आता है: तालाब, झील, झरना। अलवड़ी में तालाब, झील, झरना, और लवड़ी में ज्वार, नदमुख, समुद्री झील, लवण झील। और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नगरीय कृषि, फसली तंत्र। और ये पूछा जाता है कि धान जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी है। बहुत बार यूपी पीसीएस में पूछा गया है। तो धान की खेती जो है वो कृत्रिम पारिस्थितिकी होती है। आगे देखते हैं जीवमंडल क्या होता है। वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, जहाँ पे तीनों मैच करते हैं या जहाँ पर तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं उसे जीवमंडल कहते हैं, जहाँ जीव निवास करते हैं। परितंत्र के घटक: जैविक घटक और अजैविक घटक। तो जैविक घटक में देखते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक होते हैं। अजैविक में तीन होते हैं: कार्बनिक, अकार्बनिक, भौतिक। कार्बनिक होता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस, यूरिया। अकार्बनिक में मिट्टी, चट्टान, खनिज, वायुमंडल, गैस आदि। भौतिक में वायु, आर्द्रता, तापमान, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब आदि जो प्राकृतिक होते हैं। उद्भवित, इमरजेंट ऑफ प्रॉपर्टी। लाइकेन जो है कवक और शैवाल से बनते हैं। प्रवाल जो है शैवाल और कोलेंट्रेटा से। माइकोराइजा जड़ और कवक प्लस कवक। शुष्क स्थानों पर प्राप्त चट्टानों पर वायु प्रदूषण के सूचक लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से बनता है। लाइकेन को जानते हैं आप, वो जो है प्रदूषण का सूचक माना जाता है। पर्यावास क्या होता है? यह वह भौतिक पर्यावरण है जिसमें कोई जीव निवास करता है। पर्यावास उन विभिन्न प्रजातियों को सहारा प्रदान कर सकता है जिनकी आवश्यकताएं एक जैसी हों। उदाहरण के लिए व्हेल, दरियाई घोड़ा, पादप, प्लावक इत्यादि। पर्यावास के दो प्रकार: स्थलीय, अलवड़ी, ज्वारनदमुख तथा समुद्र। पर्यावास के प्रकार होते हैं चार। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है आप लोग सामान्यतः जानते हैं, लेकिन देख लेंगे। हरे स्वापोषी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण माना जाता है, कहा जाता है। इस प्रक्रिया में CO2 को ग्रहण कर O2 का उत्सर्जन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। परिणाम स्वरूप वायुमंडल में ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहती है और CO2 ग्रहण करने से वायुमंडलीय संतुलन बना रहता है। ये पूछा जा सकता है कि वायुमंडलीय संतुलन कैसे बना रहता है। वनों की अंधाधुंध कटाई के चलते यह संतुलन बिगड़ा है, जिसकी परिणति वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन के रूप में देखने को मिल रही है। आगे देखते हैं सूर्य से क्या क्या होता है। सूर्य की जो किरणें होती हैं उसको तीन तरीके से, मतलब तीन भागों में हम बांट के देख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण स्वतः प्रकृति में उपलब्ध होता है। सोलर इंटे थर्मल मानव प्रयोग के लिए। फोटोवोल्टिक मानव प्रयोग। ब्लैक मैन के अनुसार कारक: कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, तापमान, टेम्परेचर, और क्लोरोफिल। इसका देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो भी होता है। 6 CO2 + 12 H2O। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 + CH2O + CO6। इन कारकों में CO2, H2O सूर्य प्रकाश, तापमान पर जो कहीं पर सर्वाधिक प्रभावी हो जाता है। खाद्य स्तर देखते हैं क्या होता है। पहले यह किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्तर होता है। खाद्य स्तर का प्रारंभ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, जो आगे अन्य स्तरों तक ऊर्जा का प्रवाह करता रहता है। अर्थात जो खाद्य स्तर होता है वो प्रकाश की किरणों से शुरू होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से के फलस्वरूप होता है। तो देखते हैं ये प्रकाश की किरणें हैं, जिसे जो है पौधों को अपना खाद्य मिलता है या जो भी होता है, फिर उनको जो है
ऊपर देखते हैं हम। शाकाहारी जिसमें बकरी आती है वो खाते हैं, बकरी को मांसाहारी शेर खाते हैं, और शेर को जो सर्वाहारी होते हैं वो लोग खाते हैं। तो इसका जो स्तर होता है, प्राथमिक स्तर पे स्वपोषित आते हैं, द्वितीयक स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ता स्तर भी इसे कहते हैं, और तृतीयक पोषक स्तर जिसे द्वितीय उपभोक्ता स्तर कहते हैं, चतुर्थ जिसमें सर्वाहारी आते हैं, मनुष्य इसी में आते हैं। मांसाहारी और सर्वाहारी दोनों, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं तो सर्वाहारी होते हैं मनुष्य। प्रत्येक आहार स्थानांतरण में ऊर्जा का लगभग 80 से 90% क्षयित होता है, लगभग मान सकते हैं 10%। भोजन, तालाब में भोजन श्रृंखला, ये बहुत बार पूछा जाता है यूपीपीसीएस के परीक्षाओं में कि कैसा पिरामिड बनता है। पादप प्लावक, प्राणी प्लावक, कीटाणुओं में लार्वा, छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ। देखते हैं उत्पादक में टाइफा, इकोरस और पाइथोप्लैंक्टन में शैवाल, जीवाणु, वालमार्क्स डाइटम। जड़ें जो है पानी के भीतर कीचड़ में होती हैं। उत्पादकता जो देख सकते हैं इसमें यह है। पौधों पर निर्भर होते हैं, नितल पे या निर्भर होते हैं, जैसे तरण स्वतंत्र होते हैं मछली, प्राणी, कोपोकार्ट, डाइक्लोफ्लैगेट। खाद्य श्रृंखला देखें आगे। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का मुख्य आधार खाद्य स्तर ही होता है। खाद्य श्रृंखला देखें, दो देखते हैं। चारण खाद्य श्रृंखला, अपृद खाद्य श्रृंखला जिसे मृतोपजीवी भी कहते हैं। पहले इसमें देखते हैं घास को कीड़ा खाता है, कीड़ा को मेढक खाता है, मेढक को सर्प, सर्प को मोर, मोर को लोमड़ी, लोमड़ी को शेर। अपृद में देखते हैं मृतजीवी, सूक्ष्म कीटाणु, वियोजक, फिर मृतोपजीवी, मृतोपजीवी का भक्षण करने वाला। इसमें भी देखेंगे 10% ऊर्जा का नियम इसमें भी लगता है, और इसकी उदाहरण किसने दी थी? लिंडमैन ने। तो 10% ऊर्जा का नियम जो पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जा सकता है कि किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दी थी। घास को कीड़ा, कीड़ा को मेढक, मेढक को सर्प, मोर। कोई खाद्य श्रृंखला अधिकतम 5 स्तर तक हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यूपीएससी के लिए भी, कि कोई भी खाद्य श्रृंखला कितने स्तर तक हो सकती है। तो कोई भी खाद्य श्रृंखला 5 स्तर तक हो सकती है। आगे देखते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड, संख्या पिरामिड, उल्टा परजीवी और रैम बायोडायल होता है। घास, कीड़ा, मेढक ये देख चुके हैं आप, सीधा होता है। उल्टा और परजीवी जिसमें जीवाणु, झाड़ी, उल्टा देख लेंगे आप, ये अपवाद हैं कुछ। जय भार पिरामिड में घास, कीड़ा, मेढक ये सीधा होता है। बड़ी मछली, छोटी मछली उल्टा भी होता है। ऊर्जा पिरामिड, कारण ऊर्जा के ऊपर जाने पर उसका ह्रास होता है। कारण इसका जो है ऊर्जा के ऊपर जाने पर उसका ह्रास होता है। जैसे घास है, घास को कुछ कीड़े खाते हैं, और सभी कीड़ों को मेढक नहीं खाते, उनका कुछ कीड़ों को मेढक खाते हैं, कुछ ही कीड़ों का उपयोग कर पाते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड में खाद्य स्तर को एक मॉडल द्वारा समझने की कोशिश है। किसी भी पिरामिड में 4 या 5 स्तर होते हैं। तालाब का जय भार पिरामिड सदैव उल्टा बनता है, पृष्ठ में देख चुके हैं। ये जो है आप लोग गांठ बांध लीजिए, ये प्रश्न पूछा जाएगा यूपीपीसीएस में। तालाब का जय भार पिरामिड उल्टा होता है या सीधा होता है, ऐसे देखे कथन पूछ लेगा। इकोटोन या कगार प्रभाव, दो विभिन्न जीवों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। किसी तनाव क्षेत्र में अनोखी विशेषता, जैसे पशुओं की जनसंख्या, पौधों की किस्में आदि कगार प्रभाव कही जाती हैं। जो दो क्षेत्र होता है उसमें जैसे ऐसा कुछ होगा कि ये भी क्षेत्र है, ये भी क्षेत्र है, और दोनों क्षेत्र के बीच में जो पाई जाते हैं उन्हें इकोटोन प्रजाति कहते हैं, या कगार प्रभाव। इकोटोन व कगार प्रभाव क्या होता है? वन घास मैदान के मध्य जैसे उल्लू, सॉफ्ट बॉटम, हार्ड बॉटम के मध्य ज्वार नदमुख, आर्द्र भूमियाँ। जो उत्पत्ति के क्रम में देखें, मछली से एम्फीबिया सरीसृप मछली, पक्षी से स्तनधारी मेमल। सहयोजिता क्या है? लता, अधिपादप, अधिजंतु, सहजीविता, लाइकेन, माइकोराइजा। पशुरति, जंतु प्रकीर्णन, परजीविता, जोंक,
परजीविता जो है, परजीविता में जोंक आती है, ये पूछे जा सकते हैं। परभक्षण, कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी के कारण ऐसा करते हैं। समुद्री वातावरण के मुख्य उत्पादक पादप लोग फाइटोप्लैंक्टन पारिस्थितिकी तंत्र चक्र में तत्वों का चक्रण जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। पर्यावरण, पर्यावरण हम देखते हैं जीवों को चारों ओर से घेरने वाला या प्रभावित करने वाला जैविक या अजैविक कारक पर्यावरण कहलाता है। परिधन, आवरण, इसको आप सब जानते हैं, यह एक गतिशील निकाय है। पर्यावरण को देखते हैं पहले हम, पर्यावरण में क्या क्या शामिल है। पर्यावरण में मुख्य रूप से आप सब जानते हैं 4 शामिल रहता है। जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल। जीवमंडल में जंतु और पौधे पाए जाते हैं। वायुमंडल में के 2 मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। जलमंडल के अंतर्गत हिमनद, नदी, झील, सागर। स्थल मंडल में पर्वत, मरुस्थल, मैदान। पर्यावरण के संगठक देखें, जैविक संगठक, अजैविक संगठक, ऊर्जा। पर्यावरण के मुख्य रूप से 3 संगठक होते हैं, जैविक, अजैविक, ऊर्जा। जैविक में देखते हैं सूक्ष्म जीव, पादप, मनुष्य, जंतु। अजैविक में जल, थल, वायु, खनिज और जो भी पाए जाते हैं अजैविक उनको देख सकते हैं। ऊर्जा में सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। वायुमंडल आगे देखते हैं। वायुमंडल में सबसे पहले इसको हम देख लेंगे। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, 78.08% है। वायुमंडल में गैसों का क्रम देखें तो ये पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये पूछा जाएगा आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में। नाइट्रोजन 78.08% है, ऑक्सीजन 20.95%। ये एग्जैक्ट डाटा गूगल से मैच किया गया है, यही डाटा है। आर्गन जो है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%, नियान 0.0018%, हीलियम 0.0005%। आगे देखते हैं हम ऊंचाई के आधार पर मंडलों का किस तरीके से डिवीजन होता है। 8 किलोमीटर पे क्षोभ मंडल, 30 किलोमीटर पे ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल होता है 20 किलोमीटर तक। मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक। आयन मंडल 400 किलोमीटर तक, उसके ऊपर बहिर्मंडल। वायुमंडल में रेडान गैस नहीं पाई जाती है। ये एक नोट के तरीके से आप लोग लिख सकते हैं या देख सकते हैं, इसको देखे रहिए, याद किए रहिए बस। वायुमंडल में रेडान गैस नहीं पाई जाती है। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी, किसी भी स्थान पर पाया जाने वाला जीव वहाँ के पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र में आपसी सामंजस्य बनाकर रहता है, इसे जैव विविधता कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता विषुवत रेखा के पास 7% उष्णकटिबंधीय वनों में। एंडेमिक प्रजातियां विशेष जीव के आधार पर भारत में विश्व का 11वां स्थान है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003 में चेन्नई में है इसका मुख्यालय। ये कथन और कारक में पूछा जा सकता है। जैव विविधता देखते हैं, जिनीय जीव के स्तर पर, प्रजाति पारिस्थितिक के स्तर पर, पारिस्थितिकीय महाद्वीप के स्तर पर। जीव संरक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इन सीटू, एक्स सीटू, किसी भी जीव का संरक्षण जो है 2 आधार पर किया जाता है। जीवों को अपने ही आवास में सुरक्षित करना स्वास्थान या इन सीटू कहलाता है। परास्थान या एक्स सीटू कहलाता है कृत्रिम तरीके से बचाने की कोशिश। इसमें आगे आते हैं, देखते हैं क्या होता है। इन सीटू में आता है राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान अभ्यारण्य, जैव विविधता क्षेत्र, जंगल। कृत्रिम में आता है बचाने की कोशिश, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, नर्सरी, हर्बेरियम, बीज बैंक, अंडे बैंक, टिश्यू कल्चर, क्लोनिंग। ये संरक्षण से संबंधित है, प्राकृतिक से संबंधित है। दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया। ये प्रश्न यूपीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि जैव विविधता दिवस कब घोषित किया गया। ये तो पूछा जाता है कि जैव विविधता दिवस 22 मई को, ये सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन कब घोषित किया गया है तो दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने घोषित किया। जैव विविधता का मापन कैसे किया जाता है? अल्फा, बीटा, गामा, इसके 3 मापक होते हैं। अल्फा जैव विविधता क्षेत्र होता है। जीवों की संख्या का मापन आवास के आधार पर किया जाता है।
बीटा जैव विविधता क्षेत्र कारकों और स्रोतों के आधार पर होने वाला परिवर्तन आवास परिवर्तन के आधार पर मापा जाता है। या अल्फा बीटा हो गया, गामा होगा जैव विविधता क्षेत्र जीवों का एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे में गमन, जिसमें प्रादेशिक वो देखा जाता है परिवर्तन। आगे देखते हैं जैव विविधता ह्रास के कारण। जैव विविधता ह्रास के दो कारण हैं, मानव जनित और प्राकृतिक कारण। मानव जनित में आर्थिक दोहन, शिकार, तस्करी, आवासीय विकास, तटीय क्षेत्र का विकास। प्राकृतिक में भूकंप, हिमस्खलन, बाढ़, जलवायु परिवर्तन। प्रमुख जैव विविधता सम्मेलन देखते हैं हम। पृथ्वी सम्मेलन 1922 में, बहमास सम्मेलन 1994, कार्टाजोना प्रोटोकॉल 1999, नगोया प्रोटोकॉल 2010, आइची लक्ष्य जिसे आइची लक्ष्य भी माना जाता है, कहा जाता है। हैदराबाद जैव विविधता सम्मेलन 2012 में हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हैदराबाद जैव विविधता सम्मेलन ये यूपीएससी की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण देखते हैं कैसे होता है। राष्ट्रीय पार्क जहाँ मानव गतिविधियों से मुक्त होता है। वन्यजीव अभयारण्य सीमित मानव गतिविधियाँ। जैव मंडल आगार सरकारी नियंत्रण द्वारा, परंतु बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य संभव। इसका जो है ये देखेंगे हम। इस तरीके से होता है जो संरक्षण क्षेत्र होता है, जिसमें पहला होता है 1 2 3, इसमें 3 लेयर होती हैं, और ये जो है कोर होता है, क्रोड जिसे कहते हैं, जिसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होती। तो पहला जिसमें हम देखेंगे, जिसमें प्रशासन के साथ मानवीय गतिविधियां होती हैं पहले में। दूसरे में सीमित मानवीय गतिविधियां। तीसरा जो है बफर क्षेत्र होता है, जिसमें मानवीय गतिविधियां बिल्कुल नहीं होती, रिसर्च होते हैं। क्रोड में मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। वो जो है संरक्षण से संबंधित जो अधिकारी होते हैं उन्हीं लोगों द्वारा वो प्रयोग किया जाता है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। महावीर हरियाणा वनस्थली श्री वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश। कुंबिल लमजाओ मणिपुर। मोलिंग नलदाहा अरुणाचल प्रदेश। डिब्रू सैखेवा मानस नमेरी ओरंग असम में। ये यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। मैपिंग से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इसकी मैपिंग दे सकता है यूपीएससी में। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार में है। इंद्रावती और कंगर घाटी छत्तीसगढ़ में है। मोलेम गोवा में है। बसंदा गिर ब्लैक बर्ड गुजरात में है। कलेसर व सुल्तानपुर हरियाणा में। सुल्तानपुर जानते हैं, अब रामसर साइड भी है। ग्रेट हिमालयन व पिन घाटी हिमाचल प्रदेश। सलीम अली दाचीग्राम हेमिस सबसे बड़ा किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में। बेतला झारखंड में। अंसी बांदीपुर बनरघट्टा कुद्रेमुख नगरहोल राजीव गांधी कर्नाटक में है। अनामुड़ी मथिकट्टम सोल्ला पेरियर साइलेंट वैली केरल। साइलेंट वैली आप लोग जानते भी हैं, केरल में वैसे ही है। फेसिल कन्हा पेंच पन्ना माधव संजय डुबरी बाधवगढ़ सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। नवगांव पंच संजय गांधी मुगामिल व तदोबा महाराष्ट्र में है। बल फक्रम नोक्रोक मेघालय में है। मुरलेन व फौनई ब्लू पर्वत मिजोरम में है। इंटकी नागालैंड में है। भितरकनिका व सिमलीपाल उड़ीसा में है। केवलादेव रणथंभौर राजस्थान। केवलादेव रणथंभौर नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, रणथंभौर से राजस्थान में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। गुड़ई अन्नामलाई मुकुथी मधुमुलाई तमिलनाडु में है। कारबोट गंगोत्री गोविंद नंदा देवी राजाजी फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। दुधवा उत्तर प्रदेश में है। बुक्सा सुंदरवन सिंहलीला नेवरा घाटी पश्चिम बंगाल में है। ये जो फैक्ट हैं ये पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। इसको आप लोग 1 से 2 बार देखिए, या इसको आप लोग लिख सकते हैं आराम से। टाइगर रिजर्व आइए देखते हैं।
राज्य के आधार पे हम मतलब स्टेट वाइज देखते हैं। कर्नाटक में टाइगर रिजर्व है बांदीपुर, भद्र, दांडोली अंशी, नागरहोल, बिलागिर, रंगनाथ मंदिर। मध्य प्रदेश में पन्ना, कान्हा, पेंच, बांधवागढ़, सतपुड़ा, संजय दुबरी। महाराष्ट्र में है मालघाट, तड़ोबा, अंधेरी, पेंच, सह्याद्री, नौगांव, नगजीरा, बोर। तमिलनाडु में देखते हैं कौन कौन सा है। कलक्कड़, मुंडनथुरई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, तमिलनाडु। ये नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा आप लोग को ऐसे। असम में देखें मानस, नमेरी, काजीरंगा, ओरंग। आगे देखते हैं। राजस्थान में रणथंभौर, सारिस्का, मुकुंदरा हिल्स। उत्तराखंड में कार्बेट, राजाजी टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश दुधवा, पीलीभीत। झारखंड पलामू। उत्तराखंड उड़ीसा सिमलीपाल, सतकोसिया। उत्तराखंड सिमलीपाल, सतकोसिया उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल सुंदरवन, बुक्सा। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, उद्दंती, सीता नदी, अचना कमार। अरुणाचल प्रदेश में कामलांग, नामदफा, पक्के। बिहार में वाल्मीकि, इसको एक बार और देख चुके हैं। मिजोरम में दम्फा। केरल में पेरियर, पेरम्बीकुलम। तेलंगाना में कवल, अमराबाद। आंध्र प्रदेश नागार्जुन सागर, श्रीशैलम सबसे बड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लास्ट में छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि सबसे बड़ा जो है यही है आंध्र प्रदेश में। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व, उसको देखते हैं हम। उसका नाम क्या है, राज्य और वर्ष। आइए देखते हैं। नीलगिरी तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक। वर्ष 1986 में। नोकरोक मेघालय 1988। नंदा देवी उत्तराखंड 1988। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1989। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में 1989। सुंदरबन पश्चिम बंगाल 1989। मानस असम 1989। सिमलीपाल उड़ीसा 1994। डिब्रू सैखोवा असम 1997। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश 1998। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश 1999। कंचनजंगा सिक्किम 2000 में। अगस्तमलाई केरल तमिलनाडु 2001। अचना कमार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश 2005। कच्छ गुजरात 2008। शीत रेगिस्तान कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश 2009। शेषांचल पहाड़ी आंध्र प्रदेश 2010। पन्ना आंध्र प्रदेश 2011। विश्व धरोहर अभिसमय में शामिल भारत के जैव विविधता संबंधी स्थल काजीरंगा असम। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। नंदा देवी उत्तराखंड। केवलादेव राजस्थान। पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत। ग्रेट हिमालयन पार्क। नीलगिरी नोकरेक नंदा देवी ग्रेट निकोबार मन्नार की खाड़ी सुंदरबन सिमलीपाल पंचमढ़ी अगस्तमलाई अचना कमार अमरकंटक कंचनजंगा पन्ना 12 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में मैप कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। भारत के जैव आरक्षित क्षेत्र 18 हैं। भारत में एलिफेंट रिजर्व देखते हैं राज्य के राज्यवार। उड़ीसा मयूरभंज, वैतरणी, महानदी, दक्षिणी उड़ीसा, संबलपुर, ये तीनों नदियां हैं, आप लोग जानते हैं। पश्चिम बंगाल में मयूर झरना, पूर्वी द्वार बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यूपीएससी के लिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है। झारखंड सिंहभूम। छत्तीसगढ़ बादलखोल, तमोरी, पिंगल, लेमरू। असम में सोनितपुर, दिहांग पटकाई, चिरंगा रीपू, काजीरंगा, कार्बी एंगलांग, धनसिरी, लुंगाडिंग।
आगे देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में कमोंग, दक्षिणी अरुणाचल, मेघालय में गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, कर्नाटक मैसूर, केरल वायनाड, नीलाम्बूर, अन्नामुड़ी पेरियर, नागालैंड इंटकी, तमिलनाडु नीलगिरी, अन्नामलाई, श्रीविल्लीपुथूर के कोयटम्बूर, आंध्र प्रदेश रायल, उत्तराखंड शिवालिक। आर्द्र भूमियाँ 19 राज्यों में 46 आर्द्र भूमियाँ, ये पुराना डाटा है, इसको आप लोग देखेंगे। वर्तमान में 75 आर्द्र भूमियाँ हैं भारत में। पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जो अस्थायी रूप से वर्षा या कुछ महीनों में जलमग्न रहता है वो आर्द्र भूमियाँ कहलाती हैं, दलदली या पीठ भूमि आदि। भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में है। सबसे बड़ी आर्द्र भूमि सुंदरवन आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल में है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल आर्द्र भूमियाँ केवलादेव, राजस्थान, लोकटक हैं। देश में आर्द्र भूमियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात है। वर्तमान में रामसर साइट 75 है। रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था, आर्द्र भूमि से संबंधित है। अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियों का क्षेत्रफल तटीय आर्द्र भूमियों से अधिक है। आर्द्र भूमियाँ देखते हैं, अंतःस्थलीय और तटीय। अंतःस्थलीय तालाब, झील, गोखुर झील, दलदली। गोखुर झील आप लोग जानेंगे ज्योग्राफी में अगर पढ़ेंगे तो। जलाशय तटी में मैंग्रोव, एस्चुरी, प्रवाल भित्ति, क्रीक, लैगून, खाड़ी, जलीय कृषि। आर्द्र भूमियाँ देख लेते हैं। वैसे ये पुराना डाटा है, थोड़ा इसमें अपडेट होना पड़ेगा, इसलिए अब हम इसको जो पुराना डाटा है उसी के हिसाब से देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में वूलर, तोमसमोरी झील, होकेसर आर्द्र भूमि, सुनसर मानो झील, स्कर लेक। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल आर्द्र भूमि, पैंग डैम, रेणुका। पंजाब में हरिके झील कृत्रिम आर्द्र भूमि है ये। कांजली, रोपड़, कोसेपुर, मियानी, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, नांगल वन्यजीव। केरल में अष्टमुदी, षष्ठकोट्टा, वेम्बनाड। पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि, सुंदरवन आर्द्र भूमि। राजस्थान में संभर, केवलादेव, चिल्का झील, भितरकनिका मैंग्रोव। आंध्र प्रदेश में कलेरू झील, दीपोर झील। तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमर वन्यजीव एवं पक्षी अभयारण्य। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील, मणिपुर में लोकटक झील, मध्य प्रदेश में भोज आर्द्र भूमि, उत्तराखंड में असम बैराज। इसके अलावा और बहुत हैं। उत्तर प्रदेश में हम देख लेंगे कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती, अर्गा पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सरसई नवर, सांडी पक्षी विहार अभयारण्य, समनपुर पक्षी अभयारण्य, सुर सरोवर, कीथम झील। हैदरपुर बिजनौर में है। सरसई झील 2 शामिल की गई। उत्तर प्रदेश की इतने ही हैं। महाराष्ट्र में नंदू, मधेसर, लोनार झील। बिहार का काबर लेक और काबल ताल। गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, थोल वन्यजीव अभयारण्य, बाधवाना आर्द्र भूमि अभयारण्य। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य। हॉटस्पॉट आगे देखते हैं हम, जहां पौधों, जंतुओं या सूक्ष्म जीवों के स्थानिक प्रजाति उपलब्ध हो। जैव विविधता हॉटस्पॉट या मेगा डायवर्सिटी प्रदेश या मेगा डायवर्सिटी स्थान भी कहा जाता है। हॉटस्पॉट का निर्धारण कैसे किया जाता है? जीवों की कुल संख्या पर, विशिष्ट प्रकार की प्रजातियों पर, प्रजातियों की संख्या जो खतरे में है। आगे देखते हैं हॉटस्पॉट भारत के और विश्व के। भारत में वैसे सामान्यतः विश्व में कुल 36 हैं, भारत में 4 हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, सुंडालैंड, म्यांमार भारत सीमा अपवादी की स्थिति में भारत के हॉटस्पॉट के तहत शामिल किए जाते हैं। हॉटस्पॉट सागरीय जैव विविधता विश्व में कुल 36 हैं, भारत में 4 हैं। विश्व के प्रमुख हॉटस्पॉट मेडागास्कर, फिलीपींस, सुंडालैंड, ब्राज़ील, अटलांटिक वन, कैरेबियन प्रदेश, म्यांमार, भारत, पश्चिमी घाट, तंजानिया, केन्या, पूर्वी तटीय वन। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट पार्क 1936 में। इसका नाम इससे पहले हैली नेशनल पार्क था। और आप लोग जानते होंगे तो इसका नाम हैली नेशनल पार्क क्यों रखा गया था? एक अंग्रेज शासक आए थे, उन्हीं के नाम पे ये हैली नेशनल पार्क उन्होंने रखाया था। अभी इसका नाम बदला जाना है फिर से। बाघों का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, औरंगाबाद बाघ अभयारण्य असम में है।
सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, इसके पहले देख चुके हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिश जम्मू कश्मीर। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन अंडमान निकोबार। भारत का समुद्री राष्ट्रीय पार्क कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। ये विशेष प्रश्न होगा। जैव विविधता ह्रास के प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान, ओजोन में छिद्र, जलवायु परिवर्तन। ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा प्राप्त विकिरण को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती, फलस्वरूप वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है, जिससे वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अन्य होते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फ्यूरिक हेक्सोक्लोराइड, धूलकण, मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न, और पीएफसी का उपयोग अर्धचालक के निर्माण में शीतलक उपकरण एल्युमिनियम उत्पादन किया जाता है। SF6 का उपयोग मैग्नीशियम उद्योग, टेनिस बाल, जूते का सोल, ट्रक टायर आदि में किया जाता है। मीथेन CH4 आर्द्रभूमि देखते हैं। धान के खेत को भी आर्द्रभूमि माना जाता है, लेकिन ये कृत्रिम माना जाता है। बायोमास दहन, लैंडफिल, आंतों का किण्वन, दीमक, कोयला से जो है ईंधन प्राप्त होता है मीथेन। विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाले देश के क्रमशः जो देश हैं चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ, भारत, रूस, जापान। विश्व में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक में क्रमशः कतर, कराकाओ, लवाटिया, बहरीन, UAE, त्रिनाद एवं टबैगो है। कोयला जलने से उत्पन्न होती हैं गैसें CO2, SO2, NOx। SO2 यह ज्वालामुखी से उत्पन्न होती है और एल्बिडो की मात्रा बढ़ाती है। अम्लीय वर्षा करने वाली गैसें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। सल्फर के स्रोत हैं सागर, ज्वालामुखी, कार्बनिक पदार्थ का अपघटन। नाइट्रोजन के स्रोत हैं तड़ित झंझा, ज्वालामुखी, कार्बनिक पदार्थ का अपघटन। फार्मिक अम्ल के स्रोत हैं बायोमास दहन द्वारा। अम्लीय वर्षा के प्रभाव क्या होते हैं? त्वचा पर फफूले पड़ना। मथुरा रिफाइनरी जलीय जीव जंतु वह पेड़ पौधे। मथुरा रिफाइनरी का प्रभाव आप देख सकते हैं ताजमहल पर SO2 के रूप में। कार्बन फ्री जोन जो है काशी विश्वनाथ को अभी हाल ही में करंट अफेयर हो सकता है 8 जून 2022 को घोषित किया गया है। कार्बन फ्री जोन काशी विश्वनाथ को 8 जून को घोषित किया गया है, 8 जून 2022 को। कृत्रिम वर्षा या मेघबीज, सिल्वर आयोडाइड, एजियल, गर्म वर्षीय बदलाव 1 डिग्री सेल्सियस, शुष्क वर्षा, ठोस CO2, शीत वर्षा बादल, एक्लिक हेलेटाइड। ओजोन परत आप लोग जानते हैं, इसको देख लेंगे हम फिर। समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। वैश्विक तापन व ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के चलते इसमें लगातार क्षरण हुआ है। ओजोन परत संरक्षण की बात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में की गई है, इसको देख लेंगे। ओजोन परत एवं समताप मंडल। ओजोन परत का समताप मंडल 20 से 30 किलोमीटर तक होगा। अल्ट्रावायलेट किरणें और BC से बचाव, पराबैंगनी किरणें जैसे त्वचा का कैंसर, जीन उत्परिवर्तन, मोतियाबिंद हो सकता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन क्षरण का कारण होता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन को मापने की इकाई डाप्सन होती है। ओजोन से संबंधित जो प्रोटोकॉल आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया है। ओजोन क्षेत्र अंटार्कटिक के ऊपर है। ब्रिटिश टीम द्वारा 1985 में खोजी हुई है। ओजोन क्षेत्र के अंटार्कटिका के ऊपर होने का कारण वायु परिसंचरण प्रणाली, क्लोरीन परिकल्पना, समताप मंडली मेघ परिकल्पना, सौर कलंक प्रभाव, ध्रुवीय वाताग्र, O2-3 के क्षरण की समस्या से निपटने हेतु जो सम्मेलन हुए हैं। वियना सम्मेलन 1985, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, हेलसिंकी सम्मेलन 1989, लंदन सम्मेलन 1989। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CF3 सूर्य से प्रकाश, CFCl2 प्लस Cl प्लस O2 से मिलकर ClO प्लस O2 बनाते हैं। आगे देखते हैं
पर्यावरण में अवांछित पदार्थों में समाविष्ट हो जाने की प्रक्रिया जीवन के सम्मुख संकट उत्पन्न करती है, उसे प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण किसे कहते हैं? एकदम आसान सी परिभाषा है। पर्यावरण में अवांछित पदार्थों के समाविष्ट हो जाने की प्रक्रिया में जीवन के सम्मुख संकट उत्पन्न करती प्रदूषण कहलाती हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए उत्तरदायी अभिकर्ता प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषक प्राथमिक और द्वितीयक होते हैं, जो अपने मूल स्वरूप में पर्यावरण में विद्यमान रहते हैं, जैसे प्लास्टिक, CO2, CO इट्स। द्वितीयक में देखते हैं जो प्राथमिक प्रदूषकों के आपसी अंतःक्रिया के कारण निर्मित होते हैं, जैसे O2, NO, H2SO4। प्रदूषण में प्राकृतिक और मानवजनित होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, धान का खेत, पशुओं की जुगाली द्वारा मिथेन CH4 का निर्माण होता है। मानवजनित में खनिज तेल का जलना, निर्वनीकरण, खाद्य खरपतवार नाशक दवाएं, औद्योगिक व्यर्थ पदार्थ। वायु प्रदूषण की स्थिति में वायुमंडल में ऐसे पदार्थ एकत्र हो जाते हैं जो मनुष्य और उसके पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित होने लगते हैं। उदाहरण CO, CO2, फ्लाई ऐश, धूलकण, NOx। वायु प्रदूषण को मापने की इकाई पार्ट पर मिलियन या माइक्रो घन मीटर मिग्र लीटर होती है। जल प्रदूषण, जल की मूलभूत भौतिक या रासायनिक जैविक गुणों में अवांछित पदार्थों से मिलने से उसके मूल गुण में परिवर्तन हो जाता है, इसे ही जल प्रदूषण या यही जल प्रदूषण कहलाता है। उदाहरण के लिए कल कारखाने से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ जल, घरेलू अपशिष्ट पदार्थ में समुद्र में तेल रिसाव, कृषि कार्यों में प्रयुक्त रसायन आदि। भूमिगत जल प्रदूषण, आर्सेनिक और फ्लोराइड। आर्सेनिक के अंतर्गत देखते हैं किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। फ्लोराइड राजस्थान। ये देखते हैं संबंधित बीमारियां और जो तत्व होते हैं। पारा से मिनीमाटा होता है, कैडमियम से इटाई रोग होता है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, फ्लोराइड से स्केलेटल फ्लोरोसिस होता है, आर्सेनिक से ब्लैकफुट होता है। मृदा प्रदूषण किसी ऐसे पदार्थ का मिल जाना जो जिससे उसकी गुणवत्ता और उसकी गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए प्लास्टिक, रासायनिक पदार्थ आदि। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि देखिए कैसे मापी जाती है। तो सामान्य बातचीत में जो तीव्रता होती है 20 से 30 डेसिबल होती है, और डाप्सन डीबी जो भी होता है। उच्च आवाज़ में बातचीत से 60, रेडियो संगीत में 50 से 60, हवाई जहाज़ में 90 से 120, जेट इंजन में 148, अंतरिक्ष यान में 140 से 179। ये पूछा जाता है सामान्य तौर पे पत्तियों की सरसराहट में कितनी तीव्रता होती है। ये प्रश्न आप देख सकते हैं कहीं से। उदाहरण के लिए ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, जैसे अशोक वृक्ष। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा 50 डेसिबल होती है। रेडियो सक्रिय प्रदूषण, कुछ तत्वों के नाभिकीय विखंडन के कारण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, गामा किरणों का निष्कासन होता है, जिससे रेडियो सक्रिय प्रदूषण कहते हैं। उदाहरण के लिए यक्स किरणें, यूरेनियम खदान, नाभिकीय परमाणु संयंत्र, थेरियम आदि। संबंधित घटनाएं भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर को हुई थी 1984 में। स्थान भोपाल। मिथाइल आइसोसाइनाइड। चेरनोबिल परमाणु आपदा 1986 यूक्रेन में हुई थी, यूरेनियम का रिसाव हुआ था इसमें। वायु प्रदूषण एवं उनके स्रोत व प्रभाव। कार्बन यौगिक CO और CO2, जीवाश्म ईंधन का दहन, मोटर गाड़ी, इसका प्रभाव क्या होता है? हरित गृह प्रभाव, श्वसन संबंधी समस्याएं। सल्फर यौगिक SO2, H2S, ताप संयंत्र, रिफाइनरी, ज्वालामुखी, अम्ल वर्षा, श्वसन संबंधी समस्या पौधों में, क्लोरोसिस। नाइट्रोजन यौगिक NO2, N2O, ताप संयंत्र, मोटर वाहन, वायुमंडलीय अपक्रिया, अम्ल वर्षा, पादपों, उत्पादकता में कमी, आँखों व फेफड़ों में जलन। निलंबित कण से निर्माण कार्य, भाप शक्ति संयंत्र, मोटर वाहन, दृश्यता में कमी। इसका प्रभाव देखते हैं। दृश्यता में कमी, लाल रक्त कण का निर्माण में बाधा, कैंसर। हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, इथाइलिन, मोटर वाहन, पेट्रोलियम उद्योग, कैंसर का कारण होता है। श्वसन संबंधी समस्या, समयापूर्व पत्तियों या फलों का गिर जाना। पर्यावरण पर कितना नुकसान करता है? हाइड्रोकार्बन देख सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर स्प्रे से निकलता है, वायुमंडलीय ऊष्मन और ओजोन क्षरण करता है। O2, मोटर वाहन से श्वसन संबंधी समस्याएं, पर्ण समूह फोलिएज को नुकसान करता है। सीसा, मोटर वाहन,
कैंसर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेशम या रेशे, कपास, ऊन, वस्त्र उद्योग या कालीन उद्योग से फेफड़ों पर दुष्प्रभाव इसका पड़ता है। एस्बेस्टस खनन निर्माण व उद्योग से श्वसन संबंधी समस्याएं, कैंसर। स्माग N2O+O2 पैन उद्योग और मोटर वाहन से आंखों में जलन, श्वसन संबंधी समस्याएं। पर्यावरण संस्थान देख लेते हैं इसको। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून। लकड़ी विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। पारिस्थितिकी तंत्र विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई और बेंगलुरु। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली। जल प्रबंधन अभियांत्रिकी संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय मृदा संरक्षण संस्थान नई दिल्ली में है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है। वन उत्पादकता केंद्र रांची में है। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर बरेली, ये यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट असम में है। सामाजिक वानिकी पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना केंद्र प्रयागराज इलाहाबाद। वानिकी अनुसंधान मानव संसाधन विकास संस्थान छिंदवाड़ा। उष्णकटिबंधीय संस्थान जबलपुर। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग, ये भी यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला। भारतीय प्राणी कल्याण संस्थान बल्लभगढ़ हरियाणा। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयटम्बूर। खनन पर्यावरण केंद्र अहमदाबाद। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान केंद्र तिरुवनंतपुरम। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर में, ये यूपीएससी में कई बार पूछे गया प्रश्न है। देखते हैं अन्य संस्थान। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई में है, यूपीएससी के लिए भी पूछा जाएगा ये। शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है। भारतीय चावल शोध संस्थान उड़ीसा में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान नागपुर में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ साइंस नागपुर में है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, इसे काजरी के नाम से जाना जाता है, जोधपुर राजस्थान में है। नेशनल प्लांट्स जेनोमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। आर्कटिक में स्थापित स्थल दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। 1983, 1989, 2012 ग्रीन इंडेक्स जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थलों की संख्या जो है 40 है। अब पहला जो है अजंता है, 39 नंबर का रंपा तेलंगाना है, 40 नंबर का धौलावीरा 2021 में शामिल किया गया है। जल पुरुष के रूप में राजेंद्र सिंह जो बागपत के हैं, वाटरमैन के नाम से इनको जाना जाता है। चिपको आंदोलन 1973 में शुरू हुआ था। स्थान उत्तराखंड के मुखिया जहाँ की मुखिया गौरा देवी थी। इसके जो मुख्य सदस्य थे आप लोग जानते होंगे सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन इसके चंडी प्रसाद हैं और इसके सहायक जो या प्रवर्तक रहे हैं वो सुंदरलाल बहुगुणा रहे। शांत घाटी परियोजना साइलेंट वैली प्रोजेक्ट 1978। कूथीपुजा नामक नदी केरल पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के विरोध के कारण सरकार ने 1980 में मेनन कमेटी बनाई। टेरी बांध परियोजना उत्तराखंड या भागीरथी नदी पर बनाया जा रहा है। यह विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। यह सेस्मेसिक फॉल्ट जोन के अंतर्गत आता है जिससे भूकंप की संभावना अधिक रहती है। मुख्य जो है सुंदरलाल बहुगुणा थे। जंगल बचाओ आंदोलन बिहार, उड़ीसा, झारखंड के सिंह भूमि प्राकृतिक साल वन, टीक वन की कटाई के विरोध में था। नवदन्या आंदोलन
मुखिया वंदना शिवा 1984। मुख्य कार्य जैव संगठन, विविधता संरक्षण, जैविक कृषि को बढ़ावा देना। 2000 में नवदन्या संगठन ने जन स्वराज आंदोलन लाया जो जल के निजीकरण के विरोध में था। इन्होंने परंपरागत जल संग्रहण प्रणाली को प्रोत्साहित किया। एपिको आंदोलन पश्चिमी घाट की सुरक्षा के लिए चलाया गया। इसके उद्देश्य में वनों की सुरक्षा करना, वृक्षों को पुनः रोपित करना, वन संपत्ति की सुरक्षा करना इत्यादि था। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाले बांध के विरोध में ये चलाया गया आंदोलन था। इसी बांध का नाम सरदार सरोवर बांध है। मुखिया मेधा पाटेकर और बाबा आमटे थे। बाबा आमटे। वंदना शिवा पर्यावरण सुरक्षा में आधुनिक दृष्टिकोण अपनाया गया जिसका मुख्य कार्य कृषि तथा भोजन है। इसकी पुस्तक डुमरोजा पुस्तक है डुमरोजा बायोडाइवर्सिटी। यह बौद्धिक संपदा अधिकार है, जैव विविधता, जैव तकनीकी, जैव नीति, जीनी अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किए गए विभिन्न प्रयास। यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम स्थापना 1972 नैरोबी में हुई। इसके अंतर्गत सरकारी, अंतर सरकारी, निजी, सिविल सोसाइटी आते हैं। यूनेस्को यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना शांति व सुरक्षा के कार्य के लिए किया गया। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम यूनेस्को द्वारा 1970 में चलाया गया है। मैप WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, स्थान ग्लैंड स्विट्जरलैंड, इसका शुभांकर जो है ज्वाइंट पांडा है। रामसर सम्मेलन, यह सम्मेलन 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था। इस अगला है 5वां नंबर का स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। यह सम्मेलन जून 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। इसका उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा है। स्टॉकहोम सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यह सम्मेलन 1922 में रियो डी जनेरियो में हुआ था। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज लाया गया। पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 लाया गया। बेसन सम्मेलन कॉन्फ्रेंस, यह सम्मेलन 22 मार्च 1989 में बेसल में हुआ था। 1992 से प्रभावी हुआ। विषाक्त पदार्थों को पार सीमाओं में ले जाने की स्वीकृति नहीं है। उद्देश्य मानव स्वास्थ्य एवं वातावरण को विभिन्न हानिकारक पदार्थों से बचाना। रॉटरडैम सम्मेलन, यह सम्मेलन 24 फरवरी 2004 को लाया गया। उद्देश्य मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए राष्ट्र में आपस में मिलकर साझेदारी जिम्मेदारी लेंगे। हानिकारक रसायनों को ले जाना राष्ट्रों की साझेदारी पर निर्भर होगी। CBD कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसका उद्देश्य था जैव विविधता संरक्षण, जैव अवयवों का सतत उपयोग, जेनेटिक रिसोर्स का उपयोग, उपभोक्ता, जिससे पर्यावरण जैव विविधता की सुरक्षा हो सकेगी। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके 3 समूह है। वैज्ञानिक आकलन करना, पर्यावरण समस्या की जानकारी करना। IPCC रिपोर्ट 2017 जलवायु विज्ञान द्वारा आती है। 21वीं सदी में विश्व का औसत तापमान 1.1 से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। वर्ल्ड समिट, जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस समिट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 सितंबर में, जिसका उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन, सतत जीवन यापन, वित्तीय संसाधन जनित करना, तकनीकियों का स्थानांतरण, उत्पादन उपयोग के तरीके बदलना। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टिसेंट ऑर्गेनाइजेशन पॉल्यूशन POP, इसका उद्देश्य है प्रकृति में मानव द्वारा जनित होने वाले कार्बनिक प्रदूषक कम करना। POP यह वह रासायनिक पदार्थ है जो वातावरण में खाद्य जालों के द्वारा जीवों में संग्रहित होता है, जो मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालता है। सिटीज कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज, WWF की मदद में कार्य करता है। उन जीवों के व्यापार को नियंत्रित करता है जो आज विलुप्त की कगार पे हैं। यह 3 परिशिष्टियों में रखा गया। अपेंडिक्स 1, जीवों का वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा, जैसे चीता, हिमालयन भूरा भालू। अपेंडिक्स 2 में वाणिज्यिक उद्देश्य से व्यापार होगा किंतु कठोर नियंत्रण में, जैसे हिप्पोपोटामस। अपेंडिक्स 3, कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्र के साथ मिलकर जीव बचाने के लिए मिलजुल कर कार्य करें, जैसे वायरल। कन्वर्जिंग मेगा डाइवर्सिटी स्पीशीज फॉर ओनली बर्ड।
मुख्य कार्य प्रवासी पक्षियों का संरक्षण। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP23, इसके अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है 2008 से 2012 तक 1990 के स्तर का 5.2% हरित गृह गैसों को कम कर दिया जाएगा, किंतु भारत व चीन इससे मुक्त रहेंगे। COP28 2000 UNFCCC करंट से आप लोग देखेंगे, UNFCCC के तहत राष्ट्रों को अपेंडिक्स 1 और नॉन अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। अपेंडिक्स 1 विकसित राष्ट्र USA जर्मनी, नॉन अपेंडिक्स में विकासशील राष्ट्र जैसे भारत और चीन। इस रोड मैप के तहत 3 प्रावधान किए गए हैं। ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन अपेंडिक्स 1 में राष्ट्रों पर बाध्यता आरोपित की गई है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिश करेंगे। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म नॉन अपेंडिक्स 1 के राष्ट्र मिलजुल कर विभिन्न कार्यक्रमों योजनाओं को लाने का प्रयास करेंगे, किंतु इन राष्ट्रों पर कोई बाध्यता नहीं होगी। अपवाद भारत में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM को अपनाया गया है। कार्बन व्यापार UNFCCC के अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्र को CO2 के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक निश्चित कोटा दिया जाता है। विकासशील राष्ट्र भारत और ब्राज़ील आदि अपने कोटे का अधिक उत्सर्जन को कम करते हैं, उसे कार्बन साख के रूप में कमा सकते हैं। इन्हें यह विकासशील राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ कार्बन व्यापार के अंतर्गत क्रय विक्रय कर सकते हैं। यह कार्बन व्यापार निर्धारण का सूचक होता है। नूरपुल पावर नेक्स्ट इट्स। प्रमुख पर्यावरणीय वैश्विक संस्थाएं। वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर 1992 में ग्लैंड स्विट्जरलैंड, गोंडालमिंग इंग्लैंड। वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर 1983 में कैम्ब्रिज। ग्रीन पीस 1971 एम्स्टर्डम। फ्रेंड्स ऑफ अर्थ 1971 एम्स्टर्डम। IUCN 1948 मार्गस। कैपेन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट 1998 लंदन। WCED 1984। सेव द ग्रीन अर्थ 2001 ज्यूरिक। अर्थराइट इंटरनेशनल ग्रीन पावर। फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट ट्रस्ट 1993 में। घास मैदान उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। कंपास दक्षिण पूर्व ब्राज़ील। पार्कलैंड उत्तरी अमेरिका अफ्रीका। सिल्वास अमेजन बेसिन। सवाना पूर्वी अफ्रीका सूडान। लानोस वेनेजुएला। पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका प्लस कनाडा में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका। स्टेपीज यूरेशिया पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया। कैंटरबरी न्यूजीलैंड। पुस्ताज हंगरी। पुस्ताज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साइबेरियन पक्षी सारस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। एशियाई सिंहों का घर गिर अभयारण्य गुजरात। एशियाई बब्बर शेर गिर अभयारण्य गुजरात। हिम तेंदुआ पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। हिम भालू पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। सिंह पुच्छ बंदर कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। दुर्लभ सफ़ेद बाघ नंदन कानन उड़ीसा। हांगुल मृग दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। कस्तूरी मृग बद्रीनाथ अभयारण्य उत्तराखंड। ओलिव रिडले कछुआ भितरकनिका अभयारण्य उड़ीसा। संगाई हिरण कोम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात में है। लवण जल मगर भितरकनिका अभयारण्य उड़ीसा। महान भारतीय सारंग मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। चिंकरा मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। नीलगिरी व मेघ बकरियाँ इरावी कुल्लम राष्ट्रीय पार्क केरल। हुलुक गिब्बन पूर्वोत्तर भारत असम। पेलिकन व समुद्री पक्षी के लिए कोलामेरू पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश। पशु विविधता गंभीर संकट में प्रजातियाँ। गंभीर संकटग्रस्त पशु जो है पिग्मी हार्ट, अंडमानी श्वेत दंड छछूंदर और कांटेदार छछूंदर। स्थान असम और निकोबार द्वीप हैं। इसकी नई लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, इससे खास कोई मतलब होगा नहीं, ये पुराना डाटा है। सरीसृप देखते हैं। सरीसृप में इसमें भी नए आ गए हैं काफ़ी। पर्यावरण की शब्दावलियाँ या बायोम सर्वाधिक विस्तृत पारिस्थितिक क्षेत्र जो अपने पौधों और पशुओं की विशिष्टता के कारण पहचाने जाने योग्य हो। ऐसे अब तक 6 बायोम हैं। टुंड्रा, कानिफर,
पर्णपाती वन, घास भूमि, उष्णकटिबंधीय एवं मरुस्थल। प्राणी जगत की ऑक्सीजन की मांग। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन बीओडी, जैविक पदार्थों में घुलने और अपघटित होने के लिए वांछित ऑक्सीजन की मात्रा। स्वयं सहित बायोमास, किसी पारिस्थितिकी तंत्र या क्षेत्र विशेष में जीवित पदार्थों की कुल मात्रा। संकटग्रस्त प्रजातियां। इंडेंजर्ड स्पीसीज, मानव द्वारा संसाधनों के अति दोहन या पर्यावरण के प्रतिकूल दशाओं के विकसित होने के कारण जिन प्रजातियों के जीवों की संख्या कम हुई है उन्हें संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। जैव संवर्धीकरण, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, किसी जीव के अंदर लगातार हानिकारक रासायनिक पदार्थों की मात्रा का बढ़ना जैव संवर्धीकरण कहलाता है। उदाहरण, जानवरों को दिए जाने वाली दर्द निवारक डाइसफ्लोन्स गिद्धों के मरने का कारण है। यूट्रिफिकेशन, जहाँ लगातार तालाबों झीलों में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती रहती है, इसके पीछे का कारण है आधुनिक कृषि एवं पद्धतियाँ। तालाबों और झीलों में सूर्य के किरणों के प्रवेश के आधार पर विभिन्न स्तरों में बांटा जा सकता है। लिटरल जोन, जहाँ सूर्य पर सूर्य का प्रकाश पूरी तरह प्रवेश करता है। लिमिटिक जोन, जहाँ पर मध्यम दर से सूर्य का प्रकाश आता है। प्रोफंडल जोन, यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता क्योंकि यह सबसे नीचे होती है। जिन तालाबों और झीलों में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है वह नीले हरे शैवाल साइनोफोसोसी अधिकतम होती है। इन शैवालों को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कुछ नीले हरे शैवाल जीवाश्म क्या होता है? ह्यूमस, रासायनिक रूप से जटिल एवं मृदा की ऊपरी एवं अन्य सतह में पाए गए कार्बनिक और अवशेषों को बहुपरिवर्तित मिश्रण। आधारभूत प्रजातियां की स्टोनी स्पीसीज, ऐसी प्रजातियां जिनके कारण उस स्थान के पारिस्थितिकी और जैव विविधता स्थिरता बनी रहती है। फ्लैगशिप प्रजातियां, पौधों व जंतुओं की वो प्रजातियां जो लोगों के मध्य लोकप्रिय हैं, लोगों का ध्यान अपने संरक्षण एवं आवास की सुरक्षा हेतु आकृष्ट करते हैं, जैसे बाघ, हाथी आदि। न्यू प्रजातियां फाउंडेशन स्पीसीज, वो प्रजातियां जो पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन की स्थिरता के निर्माण एवं विकास में मुख्य रूप से योगदान देती हैं, न्यू या मूल प्रजातियां कहलाती हैं। अनुकरण, सक्सेशन, किसी एक प्रकार के प्रजाति का दूसरे प्रकार के प्रजातियों द्वारा उन्हें विस्थापित करना, अपने साम्राज्य समुदाय का निर्माण कर स्थिरता प्राप्ति करना अनुक्रमण या सक्सेशन कहलाता है। हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, नॉर्मन बोरलॉग विश्व के संबंध में, MS स्वामीनाथन भारत के संबंध में। हरित क्रांति का प्रथम रसायनों का बहुतायत प्रयोग, परिणाम जैव संवर्धीकरण, यूट्रिफिकेशन। द्वितीय GM फसलों का प्रयोग। तृतीय में देखें वो जो वर्तमान में चल रहा है, हाइड्रोपोनिक्स जैसी नई तकनीकी, इसमें मृदा रहित रासायनिक पदार्थों सोयल लेस कल्चर के माध्यम से पौधों को रखकर कराई जाती है कृषि। नेक्टर, जो प्राणी जल में तैरने की क्षमता रखते हैं, जैसे मछलियाँ, कछुए समुद्री। निके या निश्चय, जिसे किसी जीव द्वारा किसी पारिस्थितिक तंत्र में उसके द्वारा किए जाने वाली प्रक्रिया, जैसे स्थानीय निके, खाद्य स्तर निके, बहुआयामी निके होते हैं। वनोन्मूलन एवं हास्य के उत्सर्जन में कमी, reduced emission from deforestation and forest degradation REDD, यह UNO द्वारा वायुमंडल को CO2 के उत्सर्जन में कमी लाने का प्रारंभ किया गया एक कार्यक्रम है। स्माग, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन से। मैंग्रोव का अर्थ होता है लवणता सहनीय पौधे। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय लगभग 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों एवं झाड़ियों के ऐसे समूह जिनमें लवणीय जल सहने की अच्छी क्षमता होती है वो मैंग्रोव कहलाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव सुंदरबन है। ये जरा यूज होते हैं, इनमें श्वसनीय जड़ें पाई जाती हैं। ये वन एस्चुरी डेल्टा, खाड़ी द्वीप आदि पर पाए जाते हैं। भारत में उड़ीसा का मैंग्रोव भितरकनिका बहुत सारे जीव जंतुओं के आवास प्रजनन स्थल है। सर्वाधिक मैंग्रोव का क्रम पश्चिम बंगाल 2097 वर्ग किलोमीटर, गुजरात में 1103 वर्ग किलोमीटर, अंडमान व निकोबार में 617 वर्ग किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 367 किलोमीटर। मैंग्रोव वन के ह्रास का कारण निर्वनीकरण, तेल रिसाव, खनन उद्योग, जलीय रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग है। प्रवाल एक प्रकार का जीव होता है जो जुजनथैले नामक एक कोशिकीय शैवाल के साथ सहजीविता में रहता है। यह 25 से 30 डिग्री तापमान ही सह सकते हैं। प्रवाल हमेशा समूह में मिलते हैं जिन्हें कोरल पॉलिप कहा जाता है। प्रवाल स्थिर संरचनाएं, इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। प्रवाल मुलायम और कठोर दो प्रकार के होते हैं। केवल
केवल कठोर प्रवाल ही प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ है। प्रवाल को समुद्र का वर्षावन भी कहते हैं। प्रवाल को समुद्र का वर्षावन भी कहते हैं। भारत में पाए जाने वाले प्रवाल भित्ति अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र: अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। फ्रिंगिंग प्रवाल भित्ति होती है। लक्षद्वीप में एटाल प्रवाल भित्ति है। प्रवाल विरंजन: कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल पर रहने वाले रंगीन जूजन थैले शैवाल जब पर्यावरणीय घटकों को नकारात्मक प्रभाव के कारण उनके ऊपर से हट जाते हैं तो प्रवाल अपने वास्तविक रंग सफ़ेद में आ जाते हैं, जिसे प्रवाल विरंजन कहते हैं। प्रवाल पर रहने वाले रंगीन जूजन थैले शैवाल जब पर्यावरणीय घटकों के नकारात्मक प्रभाव के कारण उनके ऊपर से हट जाते हैं तो प्रवाल अपने वास्तविक रंग या सफ़ेद में आ जाते हैं, जिन्हें प्रवाल विरंजन कहते हैं। कृमि वाले खाद्य: वर्मी कंपोस्टिंग, यह कार्बनिक कृषि का अच्छा उदाहरण है। जैसे भारत में ड्रेविडा गार्डिसा नामक केचुआ उत्पादकता बढ़ाने में सर्वाधिक प्रयोग आता है। जैविक उपचार: बायोमेडिटेशन, प्रदूषित मृदा और जल का उपचार करने हेतु पशु एवं पौधों के सूक्ष्म अवयवों का उपयोग किया जाता है। परमाकल्चर। आगे देखते हैं समन्वित प्रबंधन प्रणाली, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। यह कृषि की वह पद्धति है जहाँ सारी विधियों को एक साथ लेकर प्रयोग किया जाता है वह एवं रसायनों के प्रयोग को कम से कम करने की कोशिश की जाती है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य की पीढ़ियों के संबंध में दीर्घकालिक आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय लाभ संलग्न हो। कार्बन पदछाप, कार्बन फुटप्रिंट, यह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मानव द्वारा जनित हरितगृह गैस के मापन की एक प्रणाली है। इसके अंतर्गत कार्बन उत्सर्जन दर को मापते हैं। कार्बन अधिग्रहण, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मनुष्य द्वारा जनित CO2 को वातावरण में कम करना कार्बन अधिग्रहण कहलाता है। NGT ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010 में दिल्ली में बनाया गया है। इसकी 4 शाखाएं भोपाल, पुणे, कोलकाता। भारत NGT की स्थापना करने वाला देश का तीसरा देश है, विश्व का तीसरा देश है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्थापित हो चुका है।